हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी प्रैक्टिस सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है फूड प्रोसेसिंग पे। फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। ये पार्ट 1 है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं उनकी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। Food processing in India is concentrated in which sector maximum? इंडिया में फूड प्रोसेसिंग किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? दिए गए ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन सी स्मॉल स्केल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं एक बार ये बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप से आंसर को सेलेक्ट करिए और फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तब उससे मैच करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंसंट्रेटेड है। The maximum share of processed food is the dairy sector। अगर हम प्रोसेस्ड फूड के मैक्सिमम शेयर की बात करें तो वो डेयरी सेक्टर में होता है। वह 37% ऑफ द इंटायर यील्ड इज प्रोसेस्ड। लगभग 37% टोटल यील्ड का डेयरी सेक्टर में प्रोसेस किया जाता है and of which only 15% is processed by the organized sector, जिसमें से केवल 15% ऐसा होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। बाकी सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फूड प्रोसेसिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे कंसंट्रेटेड है। Major sectors constituting the food processing industry in India are grains, sugar, edible oils, beverages and dairy products। सबसे ज़्यादा जो बड़े सेक्टर्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो हैं ग्रेन्स वाले सेक्टर्स हैं, शुगर, एडिबल ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें मेजर सेक्टर्स में आते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। Which among these is a factor for processed food in India? इंडिया में प्रोसेस्ड फूड के लिए इनमें से कौन सा एक फैक्टर है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ऑप्शन बी फूड हैबिट्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड फूड रिटेल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। यहाँ पे फैक्टर पूछा गया है जो कि प्रोसेस्ड फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से कौन सा फैक्टर प्रोसेस्ड फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर हम इसकी बात करें तो चेंजिंग लाइफ स्टाइल भी एक फैक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। फूड हैबिट्स भी फैक्टर हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग फूड की प्रोसेसिंग होती है, लोगों की हैबिट्स चेंज होती रहती हैं कि ये खाना है वो खाना, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज भी प्रोसेसिंग करती हैं फूड की। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड फूड रिटेल भी एक फैक्टर हो सकता है। हमें यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शंस सही लगते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सारी ही चीज़ें एक फैक्टर बनाती हैं फूड की प्रोसेसिंग के लिए, चाहे वो चेंजिंग लाइफ स्टाइल हो, चाहे फूड हैबिट्स हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड फूड रिटेल हो, और ऑल फैक्टर्स फॉर प्रोसेस्ड फूड इन इंडिया। A strong and dynamic food processing sector plays a vital role in reduction in the wastage of perishable agricultural produce।
जो डायनेमिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होता है, एक स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये काम करता है जो वेस्टेज है पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, इनके रिडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन्हेंस करता है शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्या होता है? एक मैक्सिमम टाइम होता है जिसके अंदर आपका फूड सेफ रहता है। अगर उसको ऑप्टिमम कंडीशंस दी जा रही हैं तो वो फूड एज इट इज़ रहेगा, खाने के लायक रहता है। तो अगर ये डायनेमिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, ये शेल्फ लाइफ को भी इन्हेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा इंश्योरिंग वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन का भी इसमें रोल आता है कि अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अच्छा है तो वैल्यू एडिशन भी होता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्हेंसिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक होता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है, देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ डिमांड स्नैक्स, कन्वीनियंस फूड एंड ऑर्गेनिक एंड डाइट फूड। और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, हाई टैक्सेशन इज अ कंस्ट्रेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तीसरा ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। और चौथा ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। ऐसा क्यों? पहला है, देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ डिमांड स्नैक्स, कन्वीनियंस फूड एंड ऑर्गेनिक एंड डाइट फूड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिमांड होती है फूड की वो सरप्लस होती है, द डिमांड फॉर फूड इज सरप्लस। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, हाई टैक्सेशन इज अ कंस्ट्रेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अगर टैक्सेशन हाई होता है तो वो एक कंस्ट्रेंट, एक रुकावट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are not key constraints of the food processing industry? इनमें से कौन सा की कंस्ट्रेंट नहीं है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए? पहला ऑप्शन है इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा ऑप्शन है हाई पैकेजिंग कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है लो डिमांड। एंड चौथा ऑप्शन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन नो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस एटसेट्रा। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा की कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप खुद से सोचिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रुकावट नहीं डालेगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में? इनएडिकेट क्वालिटी कंट्रोल, अगर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो फूड प्रोसेसिंग रुकावट डालेगी उसमें, इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल।
तो ये ऑप्शन एनी हाउ हमको करेक्ट नहीं लगता है। दूसरे ऑप्शन की बात करिए, हाई पैकेजिंग कॉस्ट। अगर पैकेजिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो क्या वो एक रुकावट नहीं डालेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए? समहाउ हमें लगता है कि ये रुकावट डाल सकता है, इसको भी हम इनकरेक्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है लो डिमांड। अब ये आता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का लो डिमांड से क्या लेना देना। तो जो डिमांड होती है, एक सरप्लस होती है डिमांड, तो उसको हम एक तरीके से कंस्ट्रेंट, एक रुकावट नहीं मान सकते। तो थोड़ा बहुत हमको ये ऑप्शन सही लगता है। लेकिन अगला देखते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन नो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, चीज़ों को बनाया जा रहा है लेकिन स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो क्या ये एक रुकावट हो सकती है? समहाउ लगता है कि हाँ, ये भी रुकावट हो सकती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं लगता। तो कुल मिला के हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लो डिमांड। लो डिमांड एक की कंस्ट्रेंट नहीं होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। The demand for food is surplus, hence it cannot be a constraint. फूड प्रोसेसिंग के क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक हम कहें कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो जैसे फूड प्रोसेसिंग है, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, फाइबर्स जो होते हैं फूड में, उनको रिमूव कर सकती है, इसलिए ये एक बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि लेबोरेटरीज से मिलते हैं, हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, और जो फूड्स होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होते हैं, और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये कई तरीके के डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इनफर्टिलिटी है, एंड इवन कैन डैमेज योर ऑर्गन। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बासमती राइस हैज गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। Option number B, wine industry is gaining support in India, especially Maharashtra. Option number C, dairy industry of India is the largest in the world. And option number D, none of the mentioned. तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी मेंशन्ड। इनमें से कोई भी अनट्रू नहीं है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है, बासमती राइस हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये बिल्कुल सही बात है। जो बासमती राइस है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, वाइन इंडस्ट्री इज गेनिंग सपोर्ट इन इंडिया, ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि वाइन इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में इस पे ज़्यादा फोकस है। और तीसरा है ऑप्शन, डेयरी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है वर्ल्ड में। तो इस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following comes under grain processing in India? ग्रेन प्रोसेसिंग में इनमें से कौन सी चीजें आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑयल सीड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है व्हीट प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी oil seed and wheat processing, and option number D is none of the mentioned.
तो अगर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ग्रेन प्रोसेसिंग, तो उससे आपको आइडिया भी हो गया होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कोई भी ग्रेन प्रोसेसिंग में नहीं आता। ग्रेन प्रोसेसिंग में ना तो ऑयल सीड प्रोसेसिंग आता है, ना तो व्हीट प्रोसेसिंग आता है, ना ही ऑयल सीड एंड व्हीट प्रोसेसिंग आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। इनमें से कोई भी ऑप्शन ग्रेन प्रोसेसिंग के लिए करेक्ट नहीं है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following do you think is a valid reason for decline of export of marine products to USA? आपको कौन सा एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि वो मैरीन प्रोडक्ट्स यूएसए में एक्सपोर्ट जो होते हैं उनके डिक्लाइन के लिए एक वैलिड रीज़न है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, इमर्जिंग मार्केट्स इन यूएसए, ऑप्शन नंबर बी, anti-dumping procedure by US government on many marine products, option C, emerging markets in USA and anti-dumping procedures by US government on many marine products, and option number D is none of the mentioned। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Emerging markets in USA as well as anti-dumping procedures by US government on many marine products, ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट होती हैं। एक वैलिड रीज़न है जो मैरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है उसके डिक्लाइन के लिए। There has been a decline of export of marine products to USA due to the emerging market there and the anti-dumping procedures by US government. Hence, both the mentioned options are correct. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is an advantage of food processing? इनमें से कौन सा फूड प्रोसेसिंग का एक एडवांटेज है? ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन बी, removal of toxins and preserving food for longer, option C, adds extra nutrient to some food items, and option number D, all of the mentioned। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये सारे ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सीजनल फूड की अवेलेबिलिटी अगर पूरे साल रहती है तो ये भी फूड प्रोसेसिंग का ही एडवांटेज है। टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, फूड को लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है, ये भी फूड प्रोसेसिंग का ही एक एडवांटेज है। और अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को किन्हीं फूड आइटम्स में ऐड कर दिया जाता है तो ये भी फूड प्रोसेसिंग का ही एक एडवांटेज है। Increasing availability and convenience, food processing allows us to eat a greater variety of foods than our ancestors। फूड प्रोसेसिंग में हम ऐसी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं खाई, वो पॉसिबल हुआ है फूड प्रोसेसिंग की वजह से। इसके अलावा इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, हैविंग सेफ फूड टू ईट इज समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड। सेफ फूड अगर आपको मिल रहा है तो फूड प्रोसेसिंग की ही देन है।
इसके अलावा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये भी एक एडवांटेज है फूड प्रोसेसिंग का। प्रिजर्विंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अनदर एडवांटेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, as well as fortification and enrichment are many other advantages of food processing. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Light pulses and low doses gamma irradiation are effective techniques for inactivation of bacteria and fungi in the food processing industry. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लाइट पल्स है और गामा इरेडिएशन की लो डोजेस, ये बैक्टीरिया और फंजाई के इनएक्टिवेशन के लिए इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं। अगर हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो आपसे पूछा गया है यह जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी मे बी ट्रू और फॉल्स एंड ऑप्शन डी कैन नॉट से। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जो लाइट पल्स है और गामा रेडिएशन की लो डोज होती है वो इफ़ेक्टिव टेक्निक हो सकती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ये ट्रू है स्टेटमेंट कि बैक्टीरिया और फंजाई के इनएक्टिवेशन के लिए लाइट पल्स और लो डोज गामा इरेडिएशन इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताऊंगी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए। हालांकि मैं भी और भी काफ़ी क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, उनको भी डिस्कस करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो फूड इरेडिएशन होता है, इरेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फूड को आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है। फूड irradiation is a process exposing food to ionizing radiations such as gamma rays. Moreover, low dose gamma radiation for extension of shelf life. Low dose gamma irradiation जो होता है ये फूड की सेल्फ लाइफ के एक्सटेंशन के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकता है। इसीलिए आपके ये दोनों ऑप्शंस ट्रू थे यहाँ पे कि जो लाइट पल्सेस होती हैं और लो डोज गामा रेडिएशन होती हैं, ये दोनों ही सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और फूड को सेफ करने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए ITLS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी हेल्प और क्वेरी feel free to contact on our helpline number 7080833450। इसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.itlsacademy.com पे हमारी वेबसाइट को विजिट करके। So thank you very much everyone. Thank you for watching this session.